गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। हम जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है। इसी पेपर के रिगार्डिंग मेरी ये मैं वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मेरी क्लासरूम्स की वीडियो बनी हुई है, लेकिन इसमें मैंने डिस्क्रिप्टिवली आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पीपीटी के माध्यम से मैंने इसको बनाया है। तो होप आप सबकी के ये बहुत काम आएगा। जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस है, जो ये वीडियोस हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी आता है। देखिए, एग्जामिनेशन का मोड है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं ये आपकी बेसिक्स नॉलेज चेक करते हैं अबाउट पर्सनालिटी, अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो मैंने पीपीटी के माध्यम से ये नोट्स शेयर कर रही हूँ, इसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी है और आप सभी के लिए ये फ्रूटफुल भी है कि ये वीडियो आपकी कम्युनिकेशन स्किल के पेपर में बहुत काम आने वाली है। फर्स्ट टॉपिक है आपका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी, जिसको हिंदी में व्यक्तित्व बोलते हैं, इसमें मैंने आपको व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, व्यक्तित्व शब्द जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनालिटी, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपने देखा है, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। जो व्यक्तित्व शब्द है वो इंग्लिश के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है। जो अंग्रेजी शब्द का पर्सनैलिटी है वो लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं कि ये किस भाषा से लिया गया है। मैंने टेस्ट में भी इन क्वेश्चन को दिया है, तो आप लोग इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो पर्सनैलिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या है, देखिए, ये कल आप लोगों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। इसका अर्थ होता है नकाब, बाहरी। हमारा जो नकाब होता है, जैसे हम मास्क भी कहते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ, नकाब यानी मास्क। परसोना का अर्थ होता है भारी नकाब, मास्क या वेशभूषा। देखिए, अंग्रेजी का जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के परसोना से लिया गया है। परसोना का अर्थ होता है व्यक्ति का जो भारी आकृति होती है, नकाब होता है। कई बार मैंने सोशियोलॉजी में एक टर्म होती है, उसमें इरविन गॉफमैन की थ्योरी है, जिसमें वो बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज की बात करते हैं। देखिए, उन्होंने नाटक के जरिए व्यक्ति के बारे में, हमारे रोल्स के बारे में बताया है। देखिए, उनका कहना है ये है कि हम जैसे मंच होता है ना, जितने भी हमारे नाटक के लिए स्टेज होते हैं, उसमें व्यक्ति जब अपना किरदार निभाता है उसको फ्रंट स्टेज कहते हैं, और स्टेज के पीछे का उसको उन्होंने बैक स्टेज बोला है। ठीक हमारी इसी तरीके से हमारी लाइफ लाइन में होता है। जब हम घर पे रहते हैं हम बहुत फॉर्मली, बिल्कुल साधारण बोलचाल और भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कपड़े से लेके अपने भाषा से लेके हर चीज सलीके से करने की कोशिश करते हैं। तो इसी शब्द को इसमें इन्होंने डिफाइन किया है इस प्रकार। उन्होंने पर्सनैलिटी जो है पर्सोना से आया है, जिसका अर्थ है भारी नकाब या वेशभूषा। इस प्रकार पर्सनैलिटी की परिभाषा जो है पर्सनल शब्द से ये उत्पन्न हुई है। किसी व्यक्तित्व का गुण और उसके बाह्य गुणों से इसका मेजरमेंट किया जाता है। मैंने अभी अभी आपको बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज की बात की है। जो हमारे बाह्य गुण होते हैं, देखिए, इसमें उसके बाह्य गुणों से उसके पर्सनैलिटी का मूल्यांकन, असेसमेंट जो है उसके भारी गुणों से किया जाता है। परंतु व्यक्तित्व का ये अर्थ क्या है, एकांकी है। यद्यपि बाह्य गुणों का व्यक्ति के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान होता है, बिल्कुल। हमारे जो बाह्य गुण होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि केवल बाह्य गुणों से ही व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता, तो ये गलत होगा। हमारी सारी पर्सनैलिटी जो हमारे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसमें हमारे आंतरिक बाह्य गुण, हमारा व्यवहार, हमारा व्यवहारों का मूल्यांकन, सामने की वाले की नजर में हमारे व्यवहारों का मूल्यांकन, ये सब उसमें अंतर्गत आता है। तो इसमें ये मैंने यहाँ डिफाइन किया है, केवल बाह्य गुणों को हो व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता है।
चलिए देखिए, जो पर्सनालिटी होती है केवल हमारे बाहरी आवरण से नहीं होती। अगर मैं पुराने प्राचीन काल की बात करूं, हाँ तब हो सकता था पर्सनालिटी जो हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन था वो हमारे बाह्य गुणों और बाह्य आकृति से लिया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व में उसके संवेग, यहाँ देखिए मैंने लिखा मेंशन किया हुआ है, उसके संवेग, उसके आचार विचार, उसके सिद्धांत, उसकी मनोवृत्ति, उसका व्यवहार, क्रियाएं, रुचियां और अभिरुचियां और हमारी बुद्धि, ये सब भी कुछ इसमें समाहित होते हैं। देखिए अगर हम कह दें कोई व्यक्ति जो है बहुत गोरा है, सुंदर है और उसकी जो शारीरिक संरचना है बहुत सुडौल है, तो अगर हम कहें कि नहीं ये तो बहुत ही देखने में इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, लेकिन यदि वो बोलने लग जाए तो उसके बोलने में ना शब्दों का उच्चारण ठीक है ना भाषा का उच्चारण ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। तो हमारे पर्सनैलिटी के असेसमेंट में उसके संवेग, आचार विचार, मनोवृत्तियां, व्यवहार, क्रियाएं, रुचियां, अभिरुचियां और बुद्धि, सभी कुछ समाहित होता है। तो ध्यान रखिएगा, पर्सनैलिटी जो बनती है वो इन्हीं के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप बनती है। इसी प्रकार व्यक्तित्व में व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य दोनों क्रियाओं का संगठन सम्मिलित होता है। मैंने अभी अभी आपसे बताया कि पहले के टाइम अलग था, जिसमें व्यक्तित्व के बाह्य गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया जाता था। लेकिन अब व्यक्तित्व में व्यक्ति के इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की क्रियाओं को शामिल और सम्मिलित किया जाता है। देखिए इसको मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं जिसमें यूपीएससी और पीसीएस, आप दोनों को ले लीजिए। पहले क्या होता था, पहले सिलेक्शन प्रोसेस अलग था। अब का सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीन चरणों से होकर आपको अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है। देखिए उसमें आपके आंतरिक और बाह्य सभी गुणों को चेक किया जाता है। जो प्रीलिम्स और मेंस होता है वो आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंसी, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी विषय के प्रति कितना इंटरेस्ट है, वो आप कितने तुरंत बुद्धि हैं, ये सब चीजें इसमें आईक्यू लेवल सब कुछ टेस्ट किया जाता है। किसमें? प्रीलिम्स और मेंस में। और इंटरव्यू के समय आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है। और पर्सनालिटी का असेसमेंट गोरे रंग से या आपकी कद काठी से नहीं किया जाता है, आपके हाव भाव से। जैसे कई बार हम, जैसे आप देखते हैं हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो हमारे, मैंने कई बार बताया है ये बात, हमारे हाथ भी बोलते हैं। हम मुख से बोलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आंखें, हमारी भौहें, हमारा फेस एक्सप्रेशन भी ये सब कुछ जाहिर करता है। तो व्यक्तित्व के मूल्यांकन में उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की क्रियाओं का संगठन सम्मिलित है। व्यक्ति को किसी जन्म से लेकर उसके जीवन के अनुभवों के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाली विशेषताओं का संग्रह कहा जा सकता है। देखिए व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उसके जन्म से लेकर उसके पूरे जीवन के अनुभवों के परिणाम स्वरूप जो उसने अपने जीवन में, जन्म के बाद जीवन में जो अनुभव लिए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर जो विशेषताएं का संग्रह होता है, उसको पर्सनैलिटी में जो होता है महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। इसमें आनुवंशिक गुण, देखिए इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल की मैंने बात की है, आंतरिक और बाह्य। तो इसमें व्यक्ति के आनुवंशिक गुण, सामाजिक परिवेश, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यक्तिगत अनुभव भी शामिल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है और हम कह देंगे बहुत गुणी है, नहीं, व्यक्ति की पर्सनैलिटी का असेसमेंट चारों तरफ से किया जाता है, चाहे उसके आनुवंशिक गुण, उसका सामाजिक परिवेश, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यक्तिगत अनुभव, ये सब भी शामिल होते हैं। जरूरी नहीं है किसी की पारिवारिक पृष्ठभूमि है बहुत सुदृढ़ ही हो। मान लिया किसी कोई गरीब घर से आया है या किसी के पिताजी किसान है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही बन जाएगी। उसकी शिक्षा, उसके पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका परिवेश, वो उसको तुरंत बदल सकते हैं। तो इसका असेसमेंट जो होता है वो कंबाइंड रूप से, मतलब संयुक्त रूप से किया जाता है।
ये सभी कारक मिलकर किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो ये सभी मैंने कारक बताए हैं, कौन कौन से? अनुवांशिक गुण, सामाजिक परिवेश, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभव, ये सभी मिलकर देखिए एक व्यक्ति के सोचने का और व्यवहार करने का तरीका जो है वो बदल सकता है। कैसे? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को परिवेश मिल रहा है बहुत अच्छा, बहुत सहयोगात्मक परिवेश मिलता है, लोग उसे सहयोग करते हैं, ठीक है, एक बच्चा है पढ़ने जाता है, तो जैसे जैसे उसके जो फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं उसके सोचने में और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारी जो पर्सनालिटी होती है इसके मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। मल्टीपल डायमेंशन कैसे? व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम होते हैं। देखिए, विभिन्न आयाम जैसे अगर हम कहें हमारा विश्वास, विचार करने का तरीका, जिसे संज्ञानात्मक आयाम कहा गया है। पहला मैंने अभी अभी बताया, व्यक्ति पर्सनालिटी के मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, यानी विभिन्न आयाम होते हैं। जैसे संज्ञानात्मक आयाम, जैसे विचार और विश्वास। भावनात्मक, जैसे आपको भावना से ही पता चल गया, जैसे हमारी भावनाएं, हमारी मनोदशा, कि हमारी भावनाएं, भावनाएं मतलब हम दूसरे के प्रति, जैसे कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमारी क्या भावनाएं आती हैं, हमारी क्या मनोदशा होती है, ये भावनात्मक आयाम में आता है। फिर आता है सोशल डायमेंशन, यानी सामाजिक आयाम, जैसे हमारे सोशल रिलेशन होते हैं, हमारे सोशल बिहेवियर होते हैं, सामाजिक संबंध और सामाजिक आयाम, ये सब क्या होते हैं? ये व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम होते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारण के। व्यक्तित्व मतलब हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या चाहे वो संज्ञानात्मक आयाम, भावनात्मक आयाम और सामाजिक आयाम हो। ये सभी आयाम व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति से वो अलग बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये सभी आयाम जो होते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। कहीं ना कहीं हम दूसरों से अलग दिख जाते हैं। दूसरे लोग होते हैं, दूसरे लोग कई बार सोचते हैं कि हम सुपर हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन लोगों के अंदर होता है कि हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं? दूसरे लोगों को इग्नोर करते हैं, दूसरे लोगों को जैसे ये सोचते हैं कि ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें क्या जो होती हैं, जैसे आयाम जिसे हम कहते हैं, ये भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सहज ही कई बार ये लोग अनायास अपने आप लगा बैठते हैं कि हम अच्छे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सोशियोलॉजी में जब सोशलाइजेशन पढ़ते हैं तो CH कोले की थ्योरी है, जिसे लुकिंग ग्लास थ्योरी कहा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सोसाइटी है वो हमारे लिए मिरर का कार्य करती है, यानी दर्पण का कार्य। हम अपना असेसमेंट अपने आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी की नजरों में समाज को आईने के रूप में देखना पड़ता है, और आईना क्या बोलता है तब हम अपने बारे में एक धारणा या राय बनाते हैं। तो ये सभी इसमें क्या होता है, ये सभी जो आयाम है, ये जो डायमेंशन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं यह उसको दूसरों से अलग बनाते हैं। देखिए, पर्सनैलिटी की बात सिर्फ हम अगर कम्युनिकेशन स्किल में करें तो ऐसा नहीं है। हमारे सोशियोलॉजी में सोशल साइकोलॉजी है, और अलग से साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, जिसमें पूरी एक किताब व्यक्तित्व के ऊपर बनी है। तो मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए जो पर्सनैलिटी होती है, अगर हम उसका स्टडी करें तो उसके लिए विभिन्न मॉडल बनाए गए हैं, विभिन्न थ्योरीज बनाई गई हैं, विभिन्न सिद्धांत और मॉडल विकसित किए गए हैं। इनमें से चर्चित है बिग फाइव मॉडल। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लीजिए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है बिग फाइव मॉडल। ये बिग फाइव मॉडल क्या है? ये पांच सिद्धांत, पांच प्रमुख आयाम बोले गए हैं, जो व्यक्तित्व के पांच प्रमुख आयामों को परिभाषित करता है। देखिए, अभी अभी मैंने बताया मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए बिग फाइव मॉडल है, और जो ये बिग फाइव मॉडल है ये व्यक्तित्व के पांच प्रमुख आयामों को परिभाषित करता है। जैसे पहला है खुलापन, खुलापन, ओपननेस। ये क्या होता है खुलापन? देखिए, किन्हीं लोगों के व्यवहार में जो होता है बहुत खुलापन, सभी लोगों से मिलना जुलना, ठीक है, सभी से बातचीत करना,
सभी के साथ उठना बैठना, ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसा उनका व्यवहार होता है वैसे ही उनका व्यक्तित्व बनता जाता है। कहीं ना कहीं इसका व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है जिम्मेदारी। कई बार आप देखते हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां मैं घर की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार आप वर्किंग प्लेस पे जाते हैं और बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कॉलेज गए, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले, आपकी परीक्षाएं हैं, फिर आपने महाविद्यालय जो कॉलेज में कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन किया। तो ये सही कहीं ना कहीं देखिए, कुछ बच्चे हम कहते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, वो सभी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वो परीक्षा देते हैं तो उसमें भी उनका स्थान प्रथम आता है, यानी वो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी लेने में आगे होते हैं, वो किसी चीज से नहीं डरते, और यही चीज उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। हम कहते हैं कि बहुत ही सुपर पर्सनैलिटी है, वो इसलिए आता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं और कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट करते हैं। एक होता है बहिर्मुक्ता। बहिर्मुक्ता बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्जन। बहिर्मुक्ता मतलब हमारी भारी आवृत्ति की बात होती है। एक्स्ट्रा वर्जन आता है बहिर्मुक्ता, कि जब हमारी जो भारी व्यवहार होता है, भारी जिम्मेदारी होती है, हमारा जो परोसने का, जिसको हम तरीका भी बोल सकते हैं उसको, कि जब हम बात करते हैं किसी सामने वाले से, उसका आंसर आंसर देते हैं जैसे, तो हम उसके बारे में उसको विस्तार से बताते हैं, तो इसको एक्स्ट्रा वर्जन की श्रेणी में ये सब आता है। तो इसको बहिर्मुखता कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सहनशीलता, एग्रीब्लेडनेस। सहनशीलता, देखिए हमारी सहन करने की क्षमता भी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। अभी मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में तुम्हें व्यक्तित्व के प्रकार बताऊंगी कि लोग कितने प्रकार के होते हैं, व्यवहार कितने प्रकार का होता है। कई बार लोग हम कहते हैं ये तो इंट्रोवर्ड है, ये ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहिर्मुख हैं, ठीक है। और बहुत से लोग अंदर ही अंदर अपने व्यवहार को रखते हैं, जो कुछ होता है हम कहते हैं ये तो अपने व्यवहार को, जैसे किसी को कहता है पी लेना। तो ये सब चीजें व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है। और हम बात कर रहे थे सहनशीलता की। कुछ लोग सहनशील होते हैं जबकि कुछ लोग सहनशील नहीं होते। कुछ गलत होता है तो फट से वो उसका तुरंत ही जवाब दे देते हैं, या तुरंत ही उसको जो सही है सही को सही, गलत को गलत। बहुत से लोग होते हैं गलत को भी सहन करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, पर्सनैलिटी के निर्धारण में वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। फिर है भावनात्मक स्थिरता, न्यूरोटिसिज्म इसको बोला गया है, भावनात्मक स्थिरता। देखिए हम भावनात्मक मतलब गुस्सा होना, ठीक है, खुश होना, हमारे अंदर दया होना, हमारे अंदर ऐसे भावनाओं का समावेश होना कि हम भावनात्मक स्थिर हैं। बहुत से लोग होते हैं जो होते हैं भावनात्मक स्थिर होते हैं। मैंने कुछ व्यक्तियों को, खासतौर पर पुरुषों को रोते हुए कम देखा है। ऐसा कहते हैं कि वो अपने आंसुओं को पी लेते हैं, ठीक है, वो अपने जाहिर नहीं होने देते, दुख को जाहिर होने नहीं देते। जबकि हम कहते हैं महिलाएं जो होती हैं बहुत भावुक होती हैं। तो ये उसी पर्सपेक्टिव में आया है। तो ये सब जो डायमेंशन है, इन सभी आयामों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जा सकता है। तो बच्चों, जो ये मेरी वीडियो है, आप इस वीडियो के आधार पर मैंने क्वेश्चंस भी बनाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप सभी उन क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर पाएंगे जब आपने ये वीडियो देखी होगी, क्योंकि इसी वीडियो में से वो क्वेश्चन आएंगे। और पीपीटी बनाने का मोटिव मेरा यही था कि आपको मेरे लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी मिल जाएं। तो आप सभी लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, जो मेन पॉइंट्स होंगे आप इनको कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। और यही नहीं, मेरी आगामी जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी, उस वीडियो से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में मार्केबल होंगे। वीडियो जो है, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आप और लोगों को भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।